हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेई पर सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम पीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, जिसका पेपर कोड HH06 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1950। जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के 3 चित्रकारों के नाम बताइए। कौन कौन चित्रकार है? तो उत्तर है, पुनर्जागरण काल के 3 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये तीनों कलाकार उच्च पुनर्जागरण के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक इतालवी बहुसूत्र थे जिन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, साहित्य, शरीर रचना विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, फोटोग्राफी में योगदान दिया है। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल हैं। माइकल एंजेलो यह एक इतालवी चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में ईस्टर्न चैपल की छत, सिस्टल चैपल की छत और डेविड की मूर्ति शामिल हैं। राफेल वे एक इतालवी चित्रकार, वास्तुकार थे उनकी प्रसिद्ध कृतियों में एथेंस का विद्यालय और ईस्टर्न मैडोना शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटित हुई? बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटित हुई? तो उत्तर है, बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका क्रांति के दौरान एक मौलिक अमेरिकी राजनीतिक और व्यापारिक विरोध प्रदर्शन था। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकी क्रांति के दौरान एक मौलिक अमेरिकी राजनीतिक और व्यापारिक विरोध प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेयर पर टिप्पणी लिखिए। वोल्टेयर पर टिप्पणी लिखिए। वोल्टेयर का जन्म 21 नवंबर 1994 में पेरिस, फ्रांस में मृत्यु हुई 30 मई 1778 पेरिस में। सभी महानतम फ्रांसीसी लेखकों में से एक थे। हालांकि उनकी कुछ रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, फिर भी उन्हें अत्याचार, कट्टरता और क्रूरता के विरुद्ध पर साहसी योद्धा के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। वाटरलू के युद्ध का वर्ष बताइए। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया। युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेरी संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। कार्बोनेरी संगठन पर एक टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, कार्बोनेरी एक गुप्त इतालवी संगठन था जो 19वीं सदी की शुरुआत में सक्रिय था। यह संगठन इतालवी राज्यों में विदेशी प्रभाव को कम करने, संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए काम कर रहा था। कार्बोनेरी का ज्ञान दिए फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा ली थी। इसके सदस्य उदारवादी, देशभक्ति विचार के समर्थक थे। बिस्मार्क कौन था? वे ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध थे। उसने अनेक जर्मन भाषा राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वे द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। वे रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे लो पास्लर के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन के 3 बड़ी के नाम बताइए। 3 बड़ों के नाम बताइए। पेरिस शांति सम्मेलन के में 3 बड़ों के नाम थे। ब्रिटिश के डेविस लॉयर जॉर्ज, फ्रांस के जॉस कैलुमियू और अमेरिका के वुडरो विल्सन शामिल थे। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की? जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की? तो जर्मनी में नाजी दल
NSDAP की स्थापना डोल्फ हिटलर ने की थी। 1920 में जर्मन वृक्ष पार्टी DAP का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वृक्ष पार्टी NSDAP कर दिया गया, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ब के माइकल एजेंटो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। माइकल एजेंटो पर एक टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है माइकल एजेंटो एक इतालवी कलाकार थे जो मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, कविता में निपुण थे। उन्होंने पुनः जागरण काल के सबसे महान कलाकारों में से माना जाता है और उनकी कलाकृति का पश्चिम कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। मार्टिन लूथर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जर्मन धर्मशास्त्री प्रोफेसर पादरी चर्च सुधारक लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को अपनी पुस्तक निन्यानवे सिद्धांत के प्रकाशन के साथ प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकाशन में उन्होंने चर्च द्वारा भागों की बिक्री पर प्रहार किया। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज पर एक निबंध लिखिए। 1492 में क्रिप्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने यूरोपीय इतिहास और अमेरिका के भविष्य के बदल दिया। कोलंबस का मानना था कि वह भारत पहुंचने के लिए पश्चिमी की ओर यात्रा कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसने एक नए महाद्वीप अमेरिका की खोज की। परिचय क्रिप्टोफर कोलंबस एक इतालवी नाविक 1492 में स्पेन के 3 जहाज़ों नीना, पिटा, सांता मारिया के साथ रवाना हुआ, जिसका उद्देश्य एशिया भारत तक पहुंचने के लिए नया समुद्र मार्ग खोजना था। उस समय यूरोप और एशिया के बीच व्यापार मुख्य रूप से भूमि मार्ग से होता था, बहुत लंबा और खतरनाक था। कोलंबस का मानना था कि वह पश्चिम की ओर यात्रा करके भारत तक पहुंच सकता है, क्योंकि उस समय प्रति गोल माना था। 12 अक्टूबर 1492 को वह कैरिबियन सागर में एक द्वीप पर उतरा, जिसे वह वेस्ट इंडीज नाम दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया। हालांकि वह द्वीप वास्तव में अमेरिका का हिस्सा था। इस प्रकार कोलंबस ने अनजाने में अमेरिका की खोज की। अगला क्वेश्चन है नानकिंग की संधि पर एक टिप्पणी कीजिए। नानकिंग की संधि पर एक टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है नानकिंग की संधि 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंश के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 का समाप्त करने वाली एक शांति संधि थी। यह उन संधियों में से एक पहली संधि थी जिसके बाद चीनियों ने आसमान संधियाँ कहा। इस संधि के तहत चीन को ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। हांगकांग द्वीप को एक उपनिवेश के रूप में सौंपना पड़ा। 5 संधि बंदरगाहों पर व्यापार की अनुमति देनी पड़ी, जिससे कैटन प्रणाली को समाप्त हो गई। ब्रिटेन को चीन सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया, जिसका अर्थ था चीन द्वारा किसी भी अन्य देश को दी जाने वाली कोई भी रियासत स्वचालित रूप से ब्रिटेन को भी मिल जाए। ब्रिटिश नागरिकों को चीन में अपने कानूनों के तहत रहने, मुकदमा चलाना का अधिकार दिया गया, जिससे चीन की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्रीमिया के युद्ध के महत्वपूर्ण एक टिप्पणी लिखिए। क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 के एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें 19वीं सदी के यूरोप की राजनीतिक और सैन्य रचना का बदल दिया। यह युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और सार्डिनिया के गठबंधन द्वारा रूस के खिलाफ लड़ा गया। यूरोपीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन। क्रीमिया युद्ध के यूरोपीय शक्ति संतुलन को बदल दिया। रूस की हार ने महाद्वीप शक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को कम कर दिया, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति की वृद्धि हुई। युद्ध के ओटोमन साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए सभी शक्तियों को एक साथ लाया, लेकिन उसने साम्राज्य के पतन की शुरुआत को भी चिंतित किया। सैन्य सुधार में
सैन्य से युद्ध के सैन्य नवाचारों और सुधारों को प्रेरित किया। यह युद्ध आधुनिक युद्ध के तरीके जैसे कि रेल मार्ग, टेलीग्राफ, स्पेसशिप के उपयोग का एक पारंपरिक उदाहरण था। युद्ध के भी ये दिखाया कि कैसे सेनाओं को आधुनिक हथियार उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। अलग सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। युद्ध ने रूस सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाए। युद्ध में रूस की हार ने सिकंदर द्वितीय को 1861 में दासता को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त युद्ध के स्थानीय सरकार, न्याय, शिक्षा और सैन्य सेवाओं को सुधार प्रेरित किया। नर्सिंग का विकास। क्रेमी युद्ध के आधुनिक नर्सिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मैरी सिकोल जैसी महिलाओं ने युद्ध के दौरान घायलों की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से नर्सिंग के पेशे को बदल दिया। आधुनिक नर्सिंग के विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और साहित्य पर प्रभाव। क्रेमी युद्ध के कला और साहित्य पर भी प्रभाव डाला। युद्ध के दौरान बाद में कई कलाकारों और लेखकों के युद्ध दृश्यों अनुभवों को चित्रित किया। युद्ध के प्राच्य कला और संस्कृति में भी रुचि बढ़ाई। कूटनीति में परिवर्तन। क्रेमी युद्ध के कूटनीतियों में भी परिवर्तन लाए। युद्ध के यूरोपीय शक्तियों के बीच सहयोग और समझौता आवश्यकता के उजागर किया। युद्ध के बाद यूरोपीय शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक सहयोग और समझौता करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्य में विश्व के शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। उनके अंतरिक्ष राष्ट्रसंघ का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मानवाधिकार की रक्षा करना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना भी था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्रसंघ की प्राथमिक लक्ष्य युद्धों को रोकना और देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देना ताकि वे सामान्य समस्याओं का समाधान कर सके और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य देशों के बीच विवादों का बातचीत, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना था। सामाजिक आर्थिक विकास। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा के श्रम की स्थिति सुधार शामिल थी। मानवाधिकार की रक्षा। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य मानवाधिकार की रक्षा करना, सभी मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा देना। निरस्त्रीकरण। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य हथियारों को दौड़ में रोकना, देशों को अपने हथियारों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। सामूहिक सुरक्षा। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना जिसमें से देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे यदि उन पर हमला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषणा की। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण थी, लेकिन इसके पीछे कई और घटनाएं शामिल थी जैसे वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के जर्मनी के बीच हुई वर्साई की संधि में जर्मनी में कई कठोर शर्त थोपी थी जिसमें जर्मनी असंतोष और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। फासीवाद और नाजीवाद का उदय। फासीवाद और नाजीवाद का उदय। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर ने नेतृत्व में फासीवाद और नाजीवादी की सरकार का उदय हुआ जिन्होंने आक्रमण विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई। तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी में विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई जिसे हिटलर और आर्थिक और अधिक आक्रमण को होने वाला प्रोत्साहन मिला। सैन्यवाद का उदय। जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय है जिससे युद्ध के लिए स्थिति और बढ़ गई। राष्ट्रसंघ की विफलता। राष्ट्रसंघ जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया वह अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा जिससे युद्ध रोकना मुश्किल हो गया। अलग क्वेश्चन है पुनर्जागरण पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखिए। पुनर्जागरण पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखिए। तो समाजवाद के कई परिणाम हुए।
जिसमें आर्थिक संशोधन, राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक परिवर्तन और स्वतंत्रता संग्राम शामिल थे। इसके अलावा साम्राज्यवाद के विश्व युद्ध में जैसे वैश्विक संघर्ष का जन्म हुआ। साम्राज्यवाद के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं। आर्थिक शोषण, उपनिवेशों के प्राकृतिक संशोधन का अत्यधिक दोहन किया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई। यूरोपीय शक्तियां अपने औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपनिवेश संशोधन का उपयोग किया, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ। राजनीति दमन, समाजवादी शक्तियां उपनिवेशों का दमनकारी शासन करती थी, जिससे स्थानीय लोगों को राजनीतिक अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है। राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को यूरोपीय शासनों द्वारा नियंत्रित करता जाता, जिससे स्थानीय शासकों की शक्ति कम हो गई। सांस्कृतिक परिवर्तन, यूरोपीय संस्कृति, भाषा, शिक्षा प्रणाली के उपनिवेशों में थोपा गया, जिसमें स्थानीय संस्कृति और परंपरा का दमन हुआ। मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार भी सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। स्वतंत्रता संग्राम, समाजवाद के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू हुए। इन आंदोलनों के लक्ष्य स्वतंत्रता, स्वशासन प्राप्त करना और उन्हें अंततः कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक संघर्ष, समाजवाद के कारण विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच स्पर्धा तनाव बढ़ गया, जिससे प्रथम द्वितीय युद्ध के जैसे वैश्विक संघर्ष हुए। कच्चे माल और बाजारों पर नियंत्रण संघर्ष इन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बुनियादी ढांचा का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास समाजवादियों के उपनिवेशों से रेलवे, बंदरगाह, सड़कों के जैसे बुनियादी ढांचा का निर्माण किया, लेकिन ये मुख्य रूप से अपने स्वयं हितों की पूर्ति के लिए किया गया था, जैसे कि संशोधन का तेजी के दोहन और परिवहन। और नेक्स्ट सेक्शन सी खंड से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तर प्रश्न वाले, जिसमें पहला क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण लिखिए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति उपनिवेशों का असंतोष, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा लगाए गए कर, ज्ञानोदय के विचारों का प्रभाव भी शामिल थे। उपनिवेशियों ने प्रतिनिधित्व के बिना का नए सिद्धांत पर जोर दिया, क्योंकि ब्रिटिश संसद में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, ब्रिटिश शासक के प्रति असंतोष, जिसे उपनिवेशियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कई करों को व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण असंतोष था। विशेष रूप से स्टाम्प अधिनियम और चाय अधिनियम जैसे कानूनों को उपनिवेशों के भी आक्रोश पैदा किया। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान, उपनिवेशों का मानना था कि बिना उनके प्रतिनिधित्व के ब्रिटिश संसद द्वारा उन पर लगाए कर अन्याय पूर्ण है। उनका नारा था जो नो टैक्सन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ज्ञानोदय के विचार प्रभाव, जॉन लॉक और वोल्टेयर और रूसो जैसे वैज्ञानिक दार्शनिक के विचारों को स्वतंत्रता, समानता और लोगों के अधिकारों का महत्वपूर्ण जोर दिया। इन विचारों के उपनिवेशों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद नीतियाँ, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद नीतियाँ। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बाद ब्रिटिश ने युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए उपनिवेशों पर अधिक कर लगाए, जिसने उपनिवेशों को में असंतोष और बढ़ गया। स्वतंत्रता और स्वशासन की इच्छा, उपनिवेशों में स्वतंत्रता और स्वशासन की तीव्र इच्छा थी। ब्रिटिश शासन से अलग होकर अपना युद्ध का शासन स्थापित करना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम का विवरण दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति जो 1899 और 1799 से 1799 तक चली, फ्रांस और दुनिया पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इसने राजशाही को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र की स्थापना की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उसने यूरोपीय राजनीति समाज को बदल दिया, राष्ट्रवाद के उदय योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। राजशाही के अंत, क्रांति के फ्रांस सदियों के चली आ रही है निकुश राजशाही को ख़त्म कर दिया। राजा लुई 14
फांसी दी गई और फ्रांस के गणतंत्र घोषित किया। लोकतंत्र की स्थापना, क्रांति के फ्रांस को लोकतंत्र स्थापना की, लोगों को वोट देने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। संतता समानता बंधुत्व, क्रांति की संतता समानता बंधुत्व के विचार को बढ़ावा दिया। इन विचारों को फ्रांसीसी समाज और राजनीति को बदल दिया, दुनिया पर संतता आंदोलन को प्रेरित किया। राष्ट्रवाद का उदय, क्रांति के फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। फ्रांसीसी लोगों के खुद को एक राष्ट्र के रूप में खुद देखना शुरू किया। वे अपनी पहचान संस्कृति पर गर्व करने लगे। यूरोपीय राजनीति में और समाज पर प्रभाव, क्रांति ने यूरोपीय राजनीति और समाज पर भी व्यापक प्रभाव डाला। इसने अन्य यूरोपीय देशों में भी क्रांति सुधार आंदोलन प्रेरित किया। नेपोलियन उदय, क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। इसने फ्रांस पर शासन किया। नेपोलियन ने को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, लेकिन उसने लोकतंत्र को भी दबा दिया। यूएनओ के मुख्य अंगों की विवेचना कीजिए। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का 6 मुख्य अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किए गए, अपने अपने क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें है महासभा, जनरल असेंबली। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल है। प्रत्येक को एक वोट का अधिकार होता है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा सदस्य देशों के परिवेश, बजट, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और सिफारिश करती है। सुरक्षा परिषद यह अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य और 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद निर्णय बाध्यकारी होते हैं, सदस्य देशों के उनका पालना करना होता है। 3 नंबर आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मुद्दों पर काम करते हैं। इसमें 54 सदस्य होते हैं, जिनमें महासभा द्वारा 3 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक विकास, मानवाधिकार, बुनियादी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। न्याय परिषद, यह परिषद उन क्षेत्रों के लिए स्थापित की गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं हुई। इसका उद्देश्य उन क्षेत्र सुशासन और स्वतंत्रता को और ले जाना। 1994 में प्लव के स्वतंत्रता होने के साथ न्याय परिषद अपना काम निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायालय अंग है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है, और यह न्यायालय देशों के बीच कानूनी विवादों और सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र अंगों के बीच कानूनी सलाह देने का काम करता है। सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों का सेवाएं प्रदान करता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसमें सुरक्षा परिषद सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने, शांति अभियानों और प्रबंधन करने और अन्य प्रशासनिक कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। एप्लीकेशन है, इटली में फ्रांसवाद के कानून लिखिए। इटली में फांसीवाद के कानून लिखिए। तो इटली में फांसीवाद के उदय के कई कारण थे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष, आर्थिक संकट, साम्यवाद का डर, मुसोलिनी का कस्माई नेतृत्व शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतोष, इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के बाद वे लाभ नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। वर्साई की संधि इटली के लोगों को निराश और उन्हें लगा दी कि साथ अन्याय हुआ। आर्थिक संकट में युद्ध के बाद इटली आर्थिक संकट गहरा गया। बेरोजगारी बढ़ी, कीमतें बढ़ी, लोगों का जीवन स्तर गिर गया, जिससे लोग सरकार निराश हो गई, फ्रांसवादी आंदोलन को समर्थन देने लगे। साम्यवाद का डर, इटली में साम्यवाद आंदोलन में मजबूत हो रहा है। फ्रांसवादी इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। मुसोलिनी ने समाजवाद का डर दिखाकर लोगों को अपने साथ जोड़ा, और मुसोलिनी का कस्माई नेतृत्व है। बेनिटो मुसोलिनी एक कस्माई नेता था जिन्होंने लोगों को अपने वोटों के आकर्षित किया। उन्होंने इटली को फिर
बनाने का वादा किया और लोगों को संगठित किया। अन्य कारण है इसके अलावा इतावली राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय संघवाद, इतावली क्षेत्रों के विस्तार की इच्छा में भी फ्रांसवादी का उदय सहायक थी। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास भी ज़रूर देखें और ये क्लास भी ज़रूर देखें, इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो चला कर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें।